नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉलेज होम ट्यूशन में। तो संविधान वीडियो की इस सीरीज में आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की अनुसूचियों से तात्पर्य है कि संविधान में जब भी कोई बिंदु क्रमिक तौर पर जोड़ा गया तो उनको अनुसूचियों में शामिल किया गया। मतलब 1, 2, 3, 4 तक ऐसे नंबरिंग देते हुए जोड़ा गया है तो उनको अनुसूचियों में शामिल किया गया है। ठीक है, वैसे हमारे मूल संविधान में मुख्य रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधन होते हुए उसमें 4 अनुसूचियां और जुड़ गई। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चलिए सभी 12 अनुसूचियों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली अनुसूची है हमारे पास। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जैसे हमको सबको पता है कि हमारे देश में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब संघ राज्य। ठीक है, तो इन सभी राज्यों का जो क्षेत्र है और इन सभी संघ राज्य क्षेत्रों का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र किस किस राज्य में आएंगे, कौन कौन से क्षेत्र किस किस संघ राज्य क्षेत्र में आएंगे, इनका उल्लेख हमको पहली अनुसूची से मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 370 के हटने से पहले हमारे देश में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वह 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। तो ये जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है, ठीक है, उनका जो एरिया का जो ब्यौरा है, उनके जो क्षेत्रफल का जो ब्यौरा है वह हमको पहली अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हमारे जितने भी जो मुख्य पदाधिकारी हैं इनके वेतन और भत्तों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति व उपसभापति हो गए, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक महालेखाकार निरीक्षक हो गए। ये सभी जो मुख्य पदाधिकारी हैं इन सबके वेतन और भत्तों का ब्यौरा हमको दूसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में ये जितने भी हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं, अभी जिन पदाधिकारियों का नाम हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, उन सबके शपथ प्रतिज्ञा और गोपनीयता के शपथ का प्रारूप हमको तीसरी अनुसूची में मिलता है। हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सभी न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, हमारे नियंत्रक महालेखाकार निरीक्षक है, और जो भी हमारे विधानसभा लोकसभा के जो सदस्यगण हैं, जो मंत्रीगण हैं, उन सब का जो शपथ प्रतिज्ञा और गोपनीयता के शपथ का प्रारूप हमको तीसरी अनुसूची से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में हमारे जो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया कि किस किस राज्य से कितने कितने सदस्य राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, जैसे हमारे अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहाँ से 5 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो वैसे ही जो अलग अलग राज्य है, अलग अलग जो संघ राज्य है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से कितने कितने सदस्य राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, इसका ब्यौरा हमको चौथी अनुसूची से मिलता है। वैसे हमारे राज्यसभा में कुल 252 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा से चुन के जाते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं उनको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में हमारे देश के जो अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है इनके प्रशासन व नियंत्रण संबंधी उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में राज्यों की कार्यपालिका की क्या शक्ति हो, उसका ब्यौरा हमको पांचवी अनुसूची में मिलता है। मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में उस राज्य की कार्यपालिका की क्या शक्ति होगी, इसका ब्यौरा हमको पांचवी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद जो जनजाति सलाहकार परिषद का निर्माण होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाता है और उनके कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो उनके क्या क्या कार्य है यह भी हमको पांचवी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, फिर अधिनियमों का लागू होना।
तो हमारे जो संसद अधिनियम बनाते हैं या राज्यों की सरकार जो अधिनियम बनाते हैं वह इन अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, इसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं, लोक अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण। तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित करना है या जो पहले ही अनुसूचित क्षेत्र में उसको सूची से हटाना है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल आपस में परामर्श करके करते हैं कि अगर कोई जो क्षेत्र है डेवलप हो गया है तो फिर उसको हम अनुसूचित क्षेत्र से हटा सकते हैं, या जो कोई क्षेत्र है जो डेवलप नहीं है तो उसको हम अनुसूचित क्षेत्र की सूची में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है आपस में परामर्श करके डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं अनुसूची में संशोधन। तो ये जो 5वीं अनुसूची है इसमें संशोधन का जो अधिकार है वह हमारे संसद को है। ठीक है, जो समय समय पे वह अनुसूचियों में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध दिए हुए। ठीक है, प्रशासन व नियंत्रण संबंधी उपबंध दिए हुए। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिला और स्वशासित प्रदेश का निर्धारण, तो ये जो चारों राज्य हैं उनके जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो जनजातीय क्षेत्र के लिए स्वशासित जिला व स्वशासित प्रदेश का निर्धारण कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं, उन्हीं राज्यों के राज्यपाल करते हैं। अभी स्वशासित जिला या स्वशासित प्रदेश का तात्पर्य क्या है? तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे संसद द्वारा बनाए हुए अधिनियम या फिर राज्यों के जो विधानमंडल द्वारा बनाए हुए अधिनियम होते हैं वह पूरी तरह से लागू नहीं होते। उन क्षेत्रों को हम स्वशासित जिला या स्वशासित प्रदेश निर्धारित करते हैं। ठीक है, और ये निर्धारण कौन करते हैं? उस राज्य के राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जिला परिषद और प्रदेश परिषद का गठन। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के लिए जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के लिए जिनको हमने स्वशासित जिला या स्वशासित प्रदेश डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, इन क्षेत्रों के लिए जिला परिषद और प्रदेश परिषद का गठन होता है। इसके लिए जो इनकी जो सदस्यों का चुनाव होता है वह वयस्क मताधिकार चुनाव द्वारा होता है और कुछ सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल जी मनोनीत करते हैं। ठीक है, इसके बाद विधि बनाने के लिए जिला परिषद और प्रदेश परिषद की शक्ति। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे संसद के अधिनियम और जो राज्य के विधानमंडल है उनके अधिनियम पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं, इसी वजह से हम जिला परिषद और प्रदेश परिषद का गठन करते हैं। तो इनके पास शक्ति होती है उन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने के लिए। तो क्या क्या शक्ति है इसका उल्लेख हमको 6ठी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, इन जिला परिषद और प्रदेश परिषद के पास क्या क्या शक्ति है इन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की, वो उसका उल्लेख हमको 6ठी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय प्रशासन। तो इस क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र है जिनको हमने स्वशासित जिला या स्वशासित प्रदेश निर्धारित किया है वहाँ पे न्याय प्रशासन कैसा होगा इसका ब्यौरा भी हमको 6ठी अनुसूची में मिलता है। इनको किस किस चीज के लिए निधियां दी जाएंगी, निधियां मतलब राशियां दी जाएंगी, इसका ब्यौरा भी हमको 6ठी अनुसूची से मिलता है। और ऐसे क्षेत्रों के भू राजस्व का निर्धारण और उसका संग्रहण कौन करेगा, कैसे होगा, ये सब हमको 6ठी अनुसूची में विस्तृत है जानकारी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खनिज पूर्वेक्षण व निष्कर्षण के लिए जो राज्य सरकार होता है और जिला परिषद या फिर प्रदेश परिषद, अगर ये जो क्षेत्र है खनिज क्षेत्र जो है अगर जिला परिषद में आता है तो राज्य सरकार और जिला परिषद के बीच में करार होगा, और अगर ये जो क्षेत्र है वह प्रदेश परिषद के अंतर्गत आता है तो राज्य सरकार और प्रदेश परिषद के बीच में एक करार होगा। ठीक है, कि जो खनिज संपदा से होने वाले जो भी आय है उसका एक निर्धारित अंश जिला परिषद या फिर प्रदेश परिषद को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधिनियमों का लागू होना। तो इन क्षेत्रों में जो स्वशासित जिला या स्वशासित प्रदेश क्षेत्र है इन क्षेत्रों में संसद द्वारा बनाए हुए जो अधिनियम है या राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए हुए अधिनियम है वह लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, इसका जो निर्धारण है उस राज्य का जो राज्यपाल है वह लोक अधिसूचना जारी करके करता है। ठीक है, फिर प्रशासन जांच आयोग की नियुक्ति, क्योंकि ये जो स्वशासित जिला व स्वशासित प्रदेश है वहां पे जिला परिषद व प्रदेश परिषद के द्वारा शासन होता है। ठीक है, तो उसके शासन की जांच करने के लिए राज्यपाल क्या करते हैं? प्रशासन जांच आयोग की नियुक्ति करते हैं। इसका प्रावधान भी हमको 6ठी अनुसूची में मिलता है। इसके बाद परिषदों की कार्य व संकल्प का निष्प्रभाव व निलंबन।
तो जो जिला परिषद है या और प्रदेश परिषद है, उनके कार्य और संकल्प को अगर निष्प्रभाव करना पड़ा या उनका निलंबन करना पड़ा, तो इसका जो अधिकार है वह राज्यपाल के पास है। और किस किस कंडीशन में, किस किस शर्त में उनके कार्यों का निष्प्रभाव करना है, संकल्पों को निष्प्रभाव करना है, उनका निलंबन करना है, या इसका जो विस्तृत ब्यौरा है वो छठी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, अगर कभी परिषद का विघटन करना पड़ा, उसको भंग करना पड़ा, तो किन किन परिस्थितियों में उसको भंग करना पड़ेगा, इसका भी ब्यौरा हमको छठी अनुसूची में दिया हुआ है। और ये भंग करने का जो अधिकार है वह भी राज्यपाल जी के पास ही होता है, राज्यों के राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, इस बार हम बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण। तो इन चारों राज्यों में किस क्षेत्र को हम जनजातीय क्षेत्र निर्धारित करें, या किसी क्षेत्र को जो डेवलप हो चुके हैं उसको जनजातीय क्षेत्र की सूची से हटाएं, इसका जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति और उस राज्य का राज्यपाल आपस में परामर्श करके करते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुसूची में संशोधन। तो जो छठी अनुसूची में संशोधन का जो अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। तो संसद समय समय पे इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में विषयों के वितरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करता था, लेकिन अब वह बढ़कर 100 विषय हो गया है। और इन सभी विषयों पे जो केंद्र सरकार है वह निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था, लेकिन अभी वह घटकर 61 विषय हो गया है। और इन सभी विषयों पे राज्य का जो राज्य सरकार होता है वह निर्णय लेती है, अपना डिसीजन लेती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, लेकिन वह बढ़कर 51 विषय हो गया है। और इन सभी विषयों में जो केंद्र सरकार है और राज्य का राज्य सरकार है वो आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। और अगर केंद्र सरकार और राज्य के राज्य सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद आ रहा है, तो जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है वह सर्वमान्य माना जाएगा समवर्ती सूची के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में हमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जब मूल संविधान बना था उस समय 14 भाषाओं को समाहित किया गया था, लेकिन अभी वह बढ़कर 22 हो गया है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारे देश में बोले जाने वाली, उसका जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, वैसे तो भाषाएं बहुत सारी बोली जाती है, लेकिन जो संविधान में उल्लेखित है उनका जो ब्यौरा है हमको 8वीं अनुसूची से मिलता है, जो 22 है अभी वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम जोड़े गए। ठीक है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम दिए गए हैं, इसको जोड़ा गया है कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्योंकि पहले तो सिर्फ 8वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया संशोधन करते हुए। तो जो मूल संविधान था उसकी जो नियमावली थी उसमें जो जमीन की खरीदी बिक्री में थोड़ी समस्या पैदा हो रही थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिससे जमीनों की खरीदी बिक्री में आसानी हो सके। लेकिन इसमें 284 अधिनियम है। ठीक है, तो इन 284 अधिनियमों की वजह से लोग इसका गलत फायदा भी उठाने लगे। इसलिए ऐसा प्रावधान बनाया गया कि अगर ऐसा कोई भी शंका होता है जिससे कुछ गैर संवैधानिक हो रहा है जमीनों की खरीदी बिक्री में, तो इन अधिनियमों को वह सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो इसे 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ा गया था। तो 1985 से पहले चुनाव के समय या चुनाव के बाद भी सरकार बनाने के लिए नेताओं में दल परिवर्तन होते रहता था, जिससे काफी उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। तो उसको बदलने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए दल परिवर्तन संबंधी उपबंध को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अगर किसी नेता को दल परिवर्तन करना है तो उसे चुनाव के पहले करना पड़ेगा। अगर वो चुनाव के बाद दल परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 10वीं अनुसूची, जिसमें दल परिवर्तन संबंधी उपबंध दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और जिला पंचायती संबंधी उपबंध दिए हुए हैं। ठीक है,
इसे 73वां संविधान संशोधन करके 1992-93 में जोड़ा गया था। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो है इसके अंदर वर्णित है। ठीक है, इसका ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से विकास कार्यक्रम, कौन कौन से कल्याणकारी योजनाएं जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं। जैसे शिक्षा की व्यवस्था, प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलना है, ठीक है, कुछ पुस्तकालय बनवाना है वहाँ पे, जैसे मेला होता है, बाजार होता है, और जैसे महिला विकास और बाल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे ग्रामीणों का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युतीकरण है, कुटीर उद्योग है, कृषि कार्य का प्रोत्साहन है, पेयजल की व्यवस्था है, ऐसे काफी सारे जो कल्याणकारी और विकासकारी योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसका ब्यौरा हमको 11वीं अनुसूची से मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में हमको नगर निगम और नगर पालिका संबंधी उपबंध दिए हुए हैं। इसे 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया था। तो इन दोनों अनुसूचियों को एक ही साथ जोड़ा गया था, इसको 73वां संशोधन करके और इसको 74वां संशोधन करके एक ही समय जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है ना, उसके जो विकास कार्यक्रम है, वहाँ पे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए उसका जो पूरा ब्यौरा है हमको 12वीं अनुसूची में मिलता है। जैसे शहरी क्षेत्र में आपको बस स्टैंड बनवाना है, पार्किंग की सुविधा कराना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, गंदी बस्ती को सुधार करना है, सफाई की व्यवस्था रखना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है शहरी क्षेत्रों में, ऐसे बहुत सारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, इन सभी चीजों का जो ब्यौरा है हमको 12वीं अनुसूची से मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे सभी अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, इस तरीके से संविधान की अनुसूचियों का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, हमें अपने फीडबैक्स को हमको कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए। ठीक है, और आगे की वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।